अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 20 साल बाद आप अपनी लाइफ में, प्रोफेशन में, स्टडीज में, रिसर्च में या बिजनेस में आने वाले मैसिव चेंज से कैसे डील करेंगे, कैसे इमर्जिंग ट्रेंड से और अपने कंटेम्पररीज से आगे रह पाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? द बेस्ट वे टू नेविगेट चेंज इज टू क्रिएट चेंज टू इनोवेट। लेकिन सवाल है कैसे? तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के दृष्टांत को जिन्होंने वो सब कुछ किया टेक इंडस्ट्री में जो उस जमाने के कंटेम्पररीज अगले 20 सालों तक उनका पीछा ही करते रह गए, पर कभी उन्हें सरपास नहीं कर सके। तो आज हम इस वीडियो में नजर डालेंगे स्टीव जॉब्स की ऐसी अनोखे थॉट प्रोसेस पे, बेस्ट प्रैक्टिसेस पे, जिनका अमल करके आप भी स्टीव जॉब्स की तरह इनोवेशन रेस में रह सकते हैं 20 साल यानी 20 इयर्स अहेड। स्टीव जॉब्स सहजबोध यानी इंट्यूशन को बुद्धि से अधिक प्रबल और पॉजिटिव मानते थे। देखो, इसको थोड़ा क्लियर करके समझाता हूं। हमारी लाइफ में कितने ही डिसीजंस हम दूसरों से पूछ के, दूसरों के फीडबैक्स के हिसाब से लेते हैं। जैसे हमारी लाइफ का बेस हमारी सोच पर नहीं बल्कि दूसरों के ओपिनियंस पर टिका हो। स्टीव ने एक बार कहा था कि आप दूसरों के रिव्यूज और फीडबैक्स के हिसाब से जिंदगी मत जियो, बल्कि अपने खुद के हिसाब से जियो। और स्टीव जॉब्स अक्सर अपने कलीग्स को गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल देते थे और कहते थे कि गौतम बुद्ध न सिर्फ एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे बल्कि एक इल्यूमिनेटर थे, एक रिजर्वायर ऑफ लाइट थे। स्टीव का मानना था कि किसी भी निर्णय के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए दूसरों के ओपिनियन से पहले अपने स्वयं के अंदर झांकना जरूरी है। अपने इंट्यूशंस को देखना जरूरी होता है, ना सिर्फ दूसरों के ओपिनियंस को बार बार ढूंढते रहना। स्टीव जॉब्स का मानना था कि अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने से, अपने इंट्यूशन को जानने से ही हमें मालूम चलता है कि हमें क्या चाहिए। हमारा सेंस ऑफ पर्पस क्लियर होता है। और सही बताऊं तो हम भी अपने इंट्यूशन, अपने सहज बोध से ही यह समझ पाते हैं कि हमारा प्रारब्ध, हमारा मिशन, हमारा पर्पस या गोल ऑफ लाइफ क्या है। याद है लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था अबाउट 8 गोल्डन रूल्स ऑफ गौतम बुद्ध, यानी बुद्ध के अष्टांग मार्ग के बारे में। अगर आप अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर हो तो यह वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ का जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन का सोर्स है ना, वो आप खुद में ही खोज सकते हैं अगर आप बुद्ध के अष्टांग मार्ग को समझ गए तो। और उस अष्टांग मार्गिक शिक्षा में से एक शिक्षा जिसे स्टीव जॉब्स ने सिर्फ अपनाया ही नहीं बल्कि अपने इनर कोर तक एब्जॉर्ब कर लिया था, वो है फोकस यानी एकाग्रता। स्टीव जॉब्स शायद वो पहले एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने कंज्यूमर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को और प्रोफेशनल्स को डीक्लटर करना सिखाया और पूरी दुनिया के सामने ये दृष्टांत रखा कि मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि चुनिंदा ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करने से ही क्वालिटी आती है, एक्सीलेंस आती है, परफेक्शन आती है। आपको पता है, अक्सर प्रोडक्ट टर्म्स की जो मीटिंग होती थी उसके दौरान स्टीव जॉब्स क्या करते थे? वो अपने कलीग्स को उनके आइडियाज देने के लिए बोलते थे। अब सब लोग आइडिया देते तो 40-50 आइडियाज आ जाते थे, तो स्टीव उन 50 आइडियाज में से सिर्फ 7 को ही शॉर्टलिस्ट करते थे और फिर फाइनली उन 7 में से एक या दो को मुश्किल से रखते थे और ये कहते थे कि बाकी सबको छोड़ दो, बाकी सबका त्याग कर दो, सिर्फ इन दोनों पर ही फोकस करना है। और ऐसी एक मीटिंग के दौरान जब वो मैक लैपटॉप्स के डिजाइन पर ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे टीम के साथ, तो उन्होंने कहा कि एप्पल को 7 अलग अलग प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। और यह कहते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरीज को शॉर्टलिस्ट किया, कंज्यूमर एंड प्रो, और जन्म हुआ एप्पल के मशहूर मैकिंतोश रेंज का, मैकबुक का। और यहां मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आती है कि एक बार एक बहुत बड़े फेमस स्कल्पचरिस्ट यानी एक मूर्तिकार की मूर्ति को देख करके किसी ने बोला कि क्या शानदार मूर्ति बनाई है आपने। तो इस पर उस महान मूर्तिकार का जवाब था कि ये जो मूर्ति, ये जो प्रतिमा है, ये मैंने नहीं बनाई, मैंने तो बस इसके ऊपर से कुछ फालतू पत्थर को हटाया है। तो प्रतिमा तो हर पत्थर के अंदर होती है, पर हर कोई उस शख्स की तरह महान मूर्तिकार नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि स्कल्पचर बनाने की स्किल में ज्यादा जरूरी है उस फालतू पत्थर को हटाने की कला सीखना। और यह जिंदगी की एक बहुत बड़ी स्किल है, बल्कि सबसे बड़ी स्किल है उस क्लटर को, उस अनवांटेड पत्थर को, उन अनवांटेड आइडियाज को, विचारों को, थॉट्स को, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अपने सक्सेस रूपी पत्थर के ऊपर से हटाना और सिर्फ उस चुनिंदा चीज पर फोकस करना। और ये 2 वीडियोस आपको ये सबसे बड़ी स्किल हासिल करने में मदद करने वाले हैं। समय मिले तो डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में इनका लिंक दे दूंगा, आप इन पर अपना टाइम जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। स्टीव एक बहुत ही सरल भाव और विचार के इंसान थे और वो हमेशा गौतम बुद्ध के सिखाए हुए सिंप्लिसिटी के मार्ग पर चलते थे। कभी आपने स्टीव के ड्रेस कोड को देखा है?
उनके जूतों को, उनके चश्मे को, उनके बनाए हुए एप्पल प्रोडक्ट्स के यूजर इंटरफेस को? इन सब में खास बात क्या है और कॉमन क्या है? जवाब है सिंप्लिसिटी। स्टीव बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखते थे और उन चीजों को डिस्ट्रैक्शन मानते थे जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती थी। उनका एक प्रिंसिपल था कि किसी भी प्रोडक्ट को, प्रोसेस को, नेविगेशन को या डिजाइन को लो टच बनाने का। और यह दिखता है आज भी उनके बनाए हुए एप्पल के प्रोडक्ट्स में, जिनमें आज भी आपको इतना बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस मिलता है जिसकी वजह से शायद हमें सिर्फ 3 क्लिक्स में, ओनली 3 क्लिक्स में वो आइकन मिल जाता है जिसकी हमें जरूरत है। और ऐसा कुछ अद्भुत तभी पॉसिबल हो पाता है जब माइंड क्लटर पर नहीं बल्कि सिंप्लिसिटी को अपनाते हुए मिनिमलिस्टिक अप्रोच पर फोकस करता है। स्टीव के व्यक्तित्व की चौथी बात जो गौतम बुद्ध के सिखाए हुए सद संकल्प की शिक्षा को दर्शाती है, वो है स्टीव का प्रोडक्ट माइंडसेट। स्टीव एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बाद में पहले उसे अपना ब्रेन चाइल्ड, अपना क्रिएशन, सही शब्दों में बताऊं तो अपने संकल्प का अवतरण मानते थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब एप्पल के डिजाइन टीम ने 7 महीने तक बहुत जी तोड़ मेहनत मुशक्कत के बाद एक डिजाइन तैयार किया और प्रोडक्ट लॉन्च में सिर्फ ना 2-2.5 महीने बाकी थे, तो अचानक एक दिन स्टीव उस प्रोडक्ट के डिजाइन को रोक देते हैं और फिर खुद अपने आप ग्राउंड जीरो से उस प्रोडक्ट के डिजाइन में लग जाते हैं। जब उनके कलीग्स ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस प्रोडक्ट के डिजाइन को परफेक्ट नहीं कर लेता, ये एप्पल का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। और जब ये डिजाइन मुझसे, एप्पल के सारे डिजाइन इंजीनियर्स से, प्रोडक्ट मैनेजर से बात करने लगेगा ना, तभी मैं इसे एप्पल के प्रोडक्ट होने की स्वीकृति दूंगा। उनके एग्जैक्ट वर्ड थे दैट माय क्रिएशन हैज गॉट टू टॉक टू मी फर्स्ट एंड देन टू द कंज्यूमर। मेरे प्रोडक्ट में मुझे प्राण का संचार करना है ताकि वो सिर्फ प्रोडक्ट ही ना रहे बल्कि उस प्रोडक्ट को बनाने वाले इंजीनियर्स की, डिजाइनर्स की एक रिफ्लेक्शन बन जाए। और जब आप अपनी क्रिएशन में अपने संकल्प और एकाग्रता से इतने प्राण की प्रतिष्ठा कर देते हैं तो उसका इंपैक्ट कहां तक होता है, यह आप आज एप्पल इनकॉर्पोरेशन को देखकर महसूस कर सकते हैं। स्टीव की लाइफ का वो 5वां दृष्टांत जो बुद्ध के दिए हुए मार्गदर्शन का प्रभाव था, दैट फिफ्थ एलिमेंट इज ध्यान। कहा जाता है कि स्टीव जिस किसी टास्क को हाथ लगाते थे उस टास्क के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते थे, उस टास्क को एग्जीक्यूट करने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देते थे। और वो भी ऐसे जैसे वो टास्क उनका प्रोफेशन नहीं बल्कि उनकी तपस्या हो, साधना हो, योग हो। इसलिए स्टीव कभी भी किसी भी टास्क में, किसी भी असाइनमेंट को अंजाम देते वक्त किसी दूसरे की बात तक को नहीं सुनते थे। और नतीजा यह होता था कि उनके जीवन काल के दौरान एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स में, स्टीव के अपने मीटिंग्स में या उनकी प्रेजेंटेशन में जो देखने वाले, सुनने वाले और प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग थे ना, वो डूब जाया करते थे, इमर्स्ड हो जाते थे। और ये स्टीव का प्रभाव था, न कि उनकी प्रेजेंटेशन का। स्टीव को तो जो स्लाइड और स्क्रीन प्रेजेंटेशन थी वो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं थी। वो ये कहते थे कि किसी मीटिंग के दौरान अगर मैं अपनी बात अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी रूहानियत से, अपनी कॉन्शियसनेस से उजागर होकर के करूं तो मुझे पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कहने वाला हूं, कैसे कहने वाला हूं और किस हद तक कहना है मुझे। तो उसके लिए मुझे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। और यही शिक्षा भगवान बुद्ध की भी है। यदि आप अपने कर्म की तपस्या के ताप में खुद को समर्पित करेंगे तो आप सूर्य की भांति चमकेंगे और पूरी दुनिया को भी रोशनी देंगे और लोग आपसे इस एनलाइटनमेंट से खुद को इल्यूमिनेटेड महसूस करेंगे। और शायद यही वजह है कि स्टीव अपने पूरे जीवन काल में एक योगी की तरह एप्पल में बड़े कठोर निर्णय लिया करते थे और लोगों को सिलेक्ट भी वो बहुत चुनकर किया करते थे। वो अपने काम को लेकर उनका पैशन इतना था कि ध्यान भंग करने वालों के प्रति उनका जरा सा भी कंपैशन नहीं था। वो कॉम्प्लिसेंसी को, लैक ऑफ डेडिकेशन को गलती नहीं बल्कि गुनाह मानते थे। और यही वजह है कि एप्पल स्टीव के समय से लेकर आज तक एक ए लिस्ट की कंपनी है। वर्ल्ड क्लास पीपल ही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऐसा स्टीव का मानना था। और इसे हम आज भी उनके जाने के बाद भी एप्पल को देख करके महसूस कर सकते हैं। याद है लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था कि एक आध्यात्मिक रूप से जागृत इंसान कभी कंफर्मिस्ट नहीं होता, कभी ओबीडियंट स्कूल ऑफ थॉट को नहीं मानता है। वो विरोधी होता है, एक रेबेल होता है। स्टीव भगवान बुद्ध से कितने प्रेरित थे?
इस हद तक प्रेरित थे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक ने विरासत में मिली सियासत को छोड़ा और प्रिंस सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने, तो दूसरे ने रीड कॉलेज की शानदार और बहुत महंगी एक्सपेंसिव एजुकेशन को छोड़ा, पहले ड्रॉप आउट किया और फिर एप्पल का निर्माण किया। और स्टीव हर कदम पे दुनिया के तौर तरीकों को, स्टेटस को, एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क्स को चैलेंज किया करते थे। याद कीजिए 80 और 90 के दशक की सिलिकॉन वैली। एक ने ऑपरेटिंग सिस्टम को चुना, एक ने चुना हार्डवेयर को, एक ने सर्च इंजन को चुना, एक ने सोशल मीडिया को चुना, तो एक ने सिर्फ और सिर्फ डिजाइन थिंकिंग को चुना। और वो भी सबसे पहले, जब कोई भी कंपनी इस बात से सहमत नहीं थी कि यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस के बलबूते पर न कि सिर्फ एक प्रोडक्ट बल्कि पूरी कंपनी के भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। स्टीव एक विरोधी थे, एक रिबेल, जिसे टेक इंडस्ट्री के टेस्टेड सेफ रास्तों पर चलना रास नहीं आया। उन्हें जुनून जो इतना ज्यादा था, वो कॉम्पिटिटर्स को चैलेंज करते थे, अपने नए रास्ते खुद बनाते थे, और यकीनन स्टीव ने टेक इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं, न कि एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को सिर्फ कंप्लाई किया, माना। देखो, विरोध का मतलब क्या होता है, यह सही मायने में स्टीव ने ही स्टार्टअप्स को सिखाया है। स्टीव ने टेक वर्ल्ड और इस पूरी दुनिया के सामने यह पर्सपेक्टिव रखा कि किसी चैंपियन को, किसी इंडस्ट्री लीडर को फॉलो करके आप सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी और फोर्थ कॉपी तो बन सकते हैं, लेकिन मार्केट लीडर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि लीडर्स कभी चेज नहीं करते। क्या आप जानते हैं एप्पल का फर्स्ट आईफोन और एंड्रॉयड का लॉन्च जो है वो एक साथ होना था? एप्पल के लॉन्च के 2 दिन बाद ही एंड्रॉयड का लॉन्च था, लेकिन जब एप्पल ने अपना पहला आईफोन रिवील किया ना, तो एंड्रॉयड ने अपना लॉन्च लगभग 1 साल तक टाल दिया था, यह कहकर कि अभी बहुत इंप्रूवमेंट बाकी है। क्योंकि स्टीव का मानना था, अ हॉर्स रन्स, इट डज नॉट फॉलो। और जो स्टैंडर्ड स्टीव ने क्रिएट किए, उन्हें आज भी 10 साल बाद, 20 साल बाद भी लोग फॉलो करते आ रहे हैं। स्टीव के जीवन से जुड़ा एक और आध्यात्मिक पहलू, जो दर्शाता है कि उनके कठोर स्वभाव के पीछे रहा करता था एक सेंस ऑफ विजडम, एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। स्टीव जाने जाते थे उनके नो ना बोलने के कारण। वो कभी भी, कहीं भी, किसी को भी नकार सकते थे। स्टीव के बायोग्राफर्स ने इस बात का उल्लेख किया है दैट स्टीव वाज नोटोरियस फॉर सेइंग नो टू पीपल। आखिर वो ऐसा क्यों करते थे? उत्तर मैं आपको देता हूं। अगर आपको इनोवेशन रेस में लीड करना है, तो आपको उन लोगों को अपने वर्क प्लेस, अपने कंपनी और अपने जीवन में शेयर होल्डर्स बनाना है, जो आपके विजन को शेयर करेंगे, आपके मिशन को अपना मिशन मान करके चलेंगे, जो आपके बिजनेस फिलॉसफी को केवल पैसे कमाने का एक साधन नहीं समझेंगे, बल्कि पूरी तरह से उसमें घुल मिल जाएं, जैसे कि वो और आप बिल्कुल एक ही हो, एक सिनर्जी बन जाए, एक रेजोनेंस क्रिएट हो। यदि आपको कहीं जरा सा भी ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को अपने संस्थान और अपनी लाइफ से कभी जोड़ना नहीं चाहिए। स्टीव यही करते थे। ऐसे ही उन्होंने एप्पल जैसे वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। यकीन मानिए कि दुनिया के हर महान काम की उत्पत्ति बिना इस एक स्किल के कभी संभव नहीं थी, ना है और ना कभी होगी, और वो है कि आपको ना कहना आना चाहिए। याद रखना, एक्सीलेंस का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ ऑल, सेइंग नो टू ऑल दैट होल्ड्स यू बैक, एंड अडॉप्शन ऑफ ऑल दैट पुशेस यू फॉरवर्ड, और उसका वर्ण करना जो आपको जिंदगी में आगे लेकर के जाएगा। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और हमेशा याद रखिए स्टीव जॉब्स का यह दृष्टिकोण कि अध्यात्म हो या अपना बेटर वर्जन बनने की खोज, स्पिरिचुअलिटी हो या इनोवेशन, इल्यूमिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का सोर्स आप खुद ही हैं। वो सोर्स आपके अंदर ही है, और आपके इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन को उजागर करने के प्रोसेस में मैं अनुराग ऋषि मिलूंगा आपसे एक नए एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।